गुड मॉर्निंग बेटा। ये जो सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें आज हम लोग सोवियत संघ के विघटन के परिणाम की जानकारी लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैंने पहले गोरबाचेव करा चुकी हूँ, सोवियत प्रणाली क्या होती है वो भी करा चुकी हूँ। ठीक है, हमारा जो थर्ड पहलू शुरू होगा, इसके कारण करा दिए थे बेटा, इस वीडियो में हम लोग इसके परिणाम से शुरू करेंगे। ठीक है, कि सोवियत संघ की जो उन्होंने जिस तरह की अर्थव्यवस्था उनकी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें इन्होंने सभी को साथ लेकर चलने के लिए इस तरह की रणनीति को अपनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आता है कि जब सोवियत संघ 1991 में डेट आप लोगों की थी 25 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया था भाई। ठीक है, 25 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। ओके, और विघटन की प्रक्रिया की अगर बात करी जाए, वही बात बेटा, अगर इसके विघटन की प्रक्रिया की बात करी जाए तो जो तुम्हारे वो बर्लिन की जो दीवार थी वो 9 नवंबर को गिरी थी। 9 नवंबर 1991, यानी 9 नवंबर 1991, इसी के 1.5 महीने बाद है 25 दिसंबर। ठीक है, इस दिन जब दीवार गिरी थी वहाँ पहली घटना मानी जाती है, नहीं सॉरी, 9 नवंबर 1989 को गिरी थी वो। ठीक है, इसके विघटन में पूरे 2 साल कवर कर गए और 25 दिसंबर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसका विघटन हो गया है। ठीक है, अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, यानी जब 1991 में सोवियत संघ पूरी तरीके से बिखर गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ। कारण में हमेशा रीजंस पूछे जाते हैं कि ये काम किस वजह से नहीं हुआ। ठीक है, और परिणाम या परिणति शब्द का इस्तेमाल किया गया है बुक में। तो जो परिणति शब्द है, परिणाम है, उसका मतलब है कि काम आपका हो चुका है, काम होने के बाद क्या क्या हुआ वो आता है सारा परिणति या परिणाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेटा कि जब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सबसे पहले तो शीत युद्ध की ही समाप्ति होगी। शीत युद्ध की समाप्ति होगी, हथियारों की होड़ खत्म हो गया, बराबर में कोई लड़ने वाला ही नहीं रहा, तो होड़ किससे करेंगे। ठीक है, बहुत से नव स्वतंत्र देश हैं जो अस्तित्व में आगे हैं। ठीक है, बहुत सारे नव स्वतंत्र देश, क्यों? क्योंकि यूएसएसआर से कम 14 देश तो यहीं से आज़ाद हुए थे, और बहुत सारे जो देश थे जो स्वतंत्र हो के कभी अमेरिका के पैर खेमे में जा रहे थे, कभी यूएसएसआर के खेमे में जा रहे थे, वो भी सब फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो नए नए स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया कि सोवियत संघ जितने साल भी रहा, सोवियत संघ जितने साल भी रहा, 1945 से 1991 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में सोवियत संघ ने जिस भी देश के साथ जो संधियां कर रखी थी, उन संधियों को करने की जिम्मेदारी अब रूस ने उठा ली। ठीक है, ये उत्तराधिकारी बना सोवियत संघ का। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नव स्वतंत्र देश बने थे उनमें अशांति फैल गई, बहुत सारे गृह युद्ध होने लगे, यानी तकरीबन जितने देश आज़ाद हुए थे, एक बार तो ऐसा लगा था कि विश्व में आखिरकार हो क्या रहा है, यानी सब कुछ इतना, किसी में कोई देश लड़ रहा है, किसी में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, यानी प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं हो रही है लेकिन देश के हालात खराब हो जा रहे हैं, या फिर आप लोगों के बहुत सारे देश तो ऐसे भी थे जिसके अंदर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए हैं। ठीक है, चेचन्या, दागिस्तान जैसे देश वो भी हैं जिसके अंदर इतने बुरे तरीके से ये शुरू भी हो गए थे विद्रोह, जिसको कंट्रोल करने के लिए मॉस्को से विमान भेजे गए कि किसी तरीके से इनको कंट्रोल करो, लेकिन मॉस्को से जो आप लोगों के विमान गए, सेना गई, उन्होंने बिल्कुल ही मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने उठा के उनको ऊपर खूब बमबारी करी, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए थे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक छोटा सा पहलू बताया है, और भी बहुत सारे आगे पढ़ाऊंगे आप लोगों को, चैप्टर में आएंगे वे। विश्व एक ध्रुवीय हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। अगर यूएसएसआर का विघटन हो रहा है
तो दो ही ऑप्शन बच रहे थे, या तो पूरा विश्व एक ध्रुव हो जाएगा या फिर विश्व में बहुत सारे ताकतवर देश अंतरराष्ट्रीय पटल पे आ जाएंगे। लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हुआ। फर्स्ट ऑप्शन हुआ, तुम्हारे ए विश्व एक ध्रुव हो गया, यानी पावरफुल अमेरिका को बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद बेटा विश्व बैंक और IMF ताकतवर सलाहकार संस्थाएं बनकर उभरी, क्योंकि ये दो ही संस्थाएं ऐसी हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम करती हैं, सभी देशों के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो इन संस्थाओं को सलाहकार के रूप में सभी ने स्वीकार किया, यानी सभी को ये सलाह दे रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे कर लो वैसे कर लो, पैसा भी दे रहे हैं, व्यापार करने जाना है तो व्यापार के लिए इस तरीके से वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो। ये सारी की सारी चीज़ें इन दो संस्थाओं ने एक्सेप्ट कर ली है। IMF है बेटा तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद बेटा पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बने और मध्य एशिया के देशों ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर विभिन्न ताकतवर देशों के साथ संबंध बनाए। अब यहाँ आ जाओ भाई, जो आप लोगों के पूर्वी यूरोप के 8 देश थे, ठीक है, वे सारे के सारे पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिल गए। पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ जो यूरोपीय संघ नामक संस्था में पहले से ही जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने पर लगे हुए थे, और दूसरा जो पश्चिमी गठबंधन ने एक सैन्य गठबंधन बना रखा था नाटो, उसमें वो शामिल हो गए। ठीक, लेकिन इधर की तरफ जो तुम्हारे मध्य एशिया के देश थे, मध्य एशिया के बेटा वो देश थे जिन देशों में बेहद सारा खनिज था, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मिल रहे थे। अब इन देशों ने अपने इन संसाधनों के बूते अपना स्टैंड बना लिया। ठीक है, वो गर्त में जाने से पहले ही थोड़ा संभल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन थे जिनको इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा डबाडोल होने से बचा लिया। ठीक है, रहा अमेरिका कहो, चाइना कहो, रशिया तो पहले से इनका फ्रेंड है, यानी जो महत्वपूर्ण विश्व की पावर हैं उन देशों के साथ विश्व ने बहुत अच्छे से गठबंधन किया। ठीक है, उन्हीं को अपने खनिज वगैरह बेचे, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था भी ठीक रही और इनके हालात भी ठीक बने रहे। ठीक है, ये मध्य एशिया के देश थे जिनको मिलाकर CIS का निर्माण किया गया था। पिछली वीडियो में बताया था, CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ओके, अब इसके बाद बेटा एक नई थेरेपी आ गई है। ठीक है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या कि पहले तो अच्छा कुत्ते इंसान को खूब शौक पे शौक दिए जाए और फिर कह दे बेटा सॉरी, यानी कि मजाक है बेटा। ये शॉक थेरेपी का एक सिंपल सा अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, यानी पहले तो इतने बड़े लेवल पर आघात पहुंचाया गया, उसके बाद उसका धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन तो है यही, लेकिन शॉक दिया जा रहा है, इसीलिए इसी बेस पर इसका जो परिभाषा बन रही है वो ध्यान से सुनो। बेचारे का बहुत दर्द है, यानी जो सारे टाइम पर जो उन्होंने सहा USSR ने, वो सारा का सारा दर्द सिर्फ यहीं पर उभर के सामने आ रहे हैं। ठीक, देखो, एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से, सत्तावादी तो थे ही ये लोग, ठीक है, एक ही पार्टी का शासन था, समाजवादी भी थे, लोक कल्याणकारी नीतियों पे चल रहे थे। ठीक है, इससे लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक, यानी सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को कन्वर्ट किया लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में। तो जो सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से कन्वर्ट होकर लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था बन रही है, ठीक है, उस जो इधर से इधर पहुंचने का जो बड़ा कष्टप्रद संक्रमण है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना कष्ट हुआ
उस संक्रमण को शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है बेटा, संक्रमण शब्द का मीनिंग होता है एक महामारी। तुम्हारी कोरोना भी महामारी है, ये भी संक्रमण ही है। ठीक है, तो भाई जैसा इसका रिजल्ट रहा उस हिसाब से अगर इसको शॉक थेरेपी कहा गया तो कुछ गलत नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जो तुम्हारी शॉक थेरेपी है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, ये शॉक थेरेपी थी क्या, सुनो। जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने यूएसएसआर को सजेस्ट किया। ठीक है, सजेस्ट किया कि भाई मेरे, तू अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना ले, तेरे लोग तुझसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तेरा काम पूरा हो जाएगा, ना ये तेरे से दूर कहीं भागने का काम करेंगे। ठीक है, ये बात बैठ गई भाई दिमाग में, गौर बाचे महाराज के। ठीक है, यानी कि 1990 से शुरू हुई थी शॉक थेरेपी, 1991 तक चौपट मार दिया सारा का सारा यूएसएसआर। ठीक है, तो उसने भी माना कि हाँ भाई ठीक है, होना चाहिए ऐसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे तो सारे ये बगावत पे उतारू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बगावत को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक की सलाह पर यूएसएसआर ने शॉक थेरेपी को अपनाया। शॉक थेरेपी से इसने अपने जितने भी जो सामाजिक या मैं कहूँ कि जो सरकारी थे या सार्वजनिक जो चीज़ें थी उन सब को एकदम से व्यक्तिगत बना दिया। यानी कि सब कुछ जो गवर्नमेंट का था वो सब कुछ प्राइवेट का बना दिया, निजी हाथों को बेचने लगे लोगों को। ठीक है, लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पहले से पता है, यहाँ के लोगों के पास बेहद पैसा तो कभी नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम था, सभी को इक्वल मिला करता था। ठीक है, तो इसमें जब उन्होंने सब कुछ सरकारी से निजी बनाया तो लोगों को वो आधे पौने दामों पर बेचना शुरू कर दिया। और जब वो आधे पौने दामों पर बेचा तो बेटा ऐसा बेचा कि सारे उद्योग धंधे ठप। क्यों? क्योंकि जो पैसा था उससे तो उद्योग धंधे खरीद चुके हैं लोग, लेकिन अब उसमें कच्चा माल भी तो चाहिए, वर्कर भी तो चाहिए और खर्चे भी तो चाहिए। वो पैसा अब लोग कहाँ से लेके आए? वो पैसा नहीं था उनके पास, इसीलिए जो अधिकार पत्र सरकार ने उन्हें दिए थे वो अधिकार पत्र उन्होंने भेज दिए काला बाजारियों के हाथ। और वो काला बाजारी उनसे भी एक नंबर आगे, दिए कुछ पैसे और भाई चल मेरे भाई, यानी पूरी तरीके से वो उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट हालतों तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते बेटा विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गराज-सेल, यानी उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचना और औने पौने दामों पर बेच के पूरी की पूरी औद्योगिक व्यवस्था को नष्ट करना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो उद्योग धंधे बिल्कुल ठपी पड़ गए थे। ओके, इसके बाद आप लोगों का कि जब जितने भी सामूहिक फार्म थे जब उनको निजी फार्म बना दिया गया तो लोगों को एकदम से सारी चीज़ें मैनेज करना नहीं आया, ना तो बाजार मैनेज हुआ ना व्यक्तियों के यहाँ कुछ मैनेज हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ होच पोच। इससे हुआ क्या? शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? शॉक थेरेपी के परिणाम ये निकले कि रूबल ये बेटा रूसी करेंसी है। ठीक है, रूबल का अवमूल्यन हुआ, यानी उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इसका मूल्य था वो काफी गिर गया। ठीक है, काफी क्या, बिल्कुल जीरो पे ही आ गया था। अर्थव्यवस्था चौपट होगी, बिल्कुल चौपट होगी, क्योंकि लोगों को चलानी ही नहीं आई। ठीक, माफिया वर्ग का उभार हो गया, यानी जब सब कुछ एकदम से प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो मटिया मेट तो अपने आप ही होना है। और इसमें फायदा कौन कमाएंगे? या तो काला बाजारी या फिर माफिया वर्ग बन के आएगा जिसके पास बेहद पैसा है और वो पैसा फेंकेगा और सारी चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लेगा। ठीक है, तो ये जो माफिया वर्ग उभरा इसने बहुत बड़े लेवल पर बुरे हालात क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, उद्योग औने पौने दाम पर बिक गए, ये बात तो मैंने बताई दी है। समाज कल्याण व्यवस्था बिल्कुल समाप्त होगी। जब रहा ही नहीं गवर्नमेंट के पास कुछ तो अब वो समाज का कल्याण कहाँ से करेगी? तो समाज कल्याण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त, टाटा बाय बाय।
ठीक है, लोग बदहाली की हालत में पहुंच गए। खाद्यान्न बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाना पड़ा, जो थोड़ा बहुत पैसा वो भी चलता पड़ा। अमीर और गरीब में इतनी बड़ी खाई निर्मित होगी कि पहचानना भारी हो गया कि क्या ये वही सोवियत संघ है जिस सोवियत संघ ने इतने सालों एक ताकत के रूप में विश्व पर राज किया था। ठीक है, इसके बाद बेटा की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई कि जीडीपी आप लोगों का बिल्कुल नीचे, यहाँ तक कि 89 में अगर मैं कहूँ कि बर्लिन की दीवार गिरी थी, उसके बाद से इसके हालात खराब होने लगे। ठीक है, लेकिन मैं 99 की पूरे 10 साल बाद की भी अगर जीडीपी देख रही हूँ तो वो 10 साल बाद की जीडीपी इससे यानी डबल ट्रिपल गिरी हुई नजर आ रही है। 10 साल बाद भी नहीं संभल में आया था। ठीक है, विभिन्न देशों में अशांति फैल गई, बिल्कुल वही जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर भी बताया था। बहुत बड़े लेवल पर जितने देश आज़ाद हो रहे थे सभी देशों में अशांति का माहौल बन गया। किसी में जो राष्ट्रपति है वो सारी पावर के हेड बन के बैठ गए, कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया है, या फिर विभिन्न देशों में लोग अपनी अपनी पहचान के लिए विद्रोह करने पर खड़े हो गए हैं। यानी कि हालात इतने बुरे हो गए थे बेटा कि अगर मैं कहूँ कि सोवियत संघ के विघटन के कारण में अगर मैं शोक थेरेपी को डालूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी ने बिल्कुल छिन्न भिन्न जर्जर कर दिया था यूएसएसआर को। ठीक है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था हमारे गोरबाचेव के पास सिवाय ये डिक्लेयर कराने के कि आपका सोवियत संघ विघटित हो चुका है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।